Hello everyone. Today I am going to introduce one of my friends named Vivekanand Chaube. He is pursuing MSc Chemistry from Delhi University. I just want to tell you that कि जब उसने लास्ट ईयर जैम का एग्जाम दिया था तो उसका ऑल इंडिया रैंक 1700 रैंक आया, तो जो कि बिल्कुल भी अच्छा हम नहीं कह सकते हैं। बट जब उसने डीयू का पेपर दिया ही गॉट ऑल इंडिया रैंक 39। देन आफ्टर दिस, पता है आपको, शायद पता नहीं होगा, जब जैम का रिजल्ट आया और डीयू के जो एग्जाम हुआ उसके बीच में ऑलमोस्ट 5 महीने का गैप था। तो उस टाइम पे उसने बहुत चीजें रियलाइज की, उसने बहुत ज्यादा मेहनत किया और देन फाइनली उसका ऑल इंडिया रैंक 39 किस में आया, डीयू में। तो आई वांट कि आप उसका एक्सपीरियंस सुनिए एंड व्हाट हेल्प्ड हिम टू मोटिवेटेड एंड डेडिकेटेड टुवर्ड्स हिज ड्रीम। तो जैसे वो कर सकता है, उसको क्या ऐसा उसको ऐसी क्या सिचुएशंस मिली कि वो बहुत ही ज्यादा डेडिकेटेड हो गया टुवर्ड्स हिज स्टडी। तो आप उसका एक्सपीरियंस सुनिए, आपको जरूर बहुत अच्छा लगेगा। और जैसा कहते हैं ना, हरिवंश राय बच्चन जी ने कहा है, मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। तो इन्होंने बहुत ही अच्छी लाइन कही है और मैं 100% आपको ये कहूंगा कि आप भी बहुत ही मोटिवेट होंगे जब आप विवेकानंद की स्टोरी सुनेंगे कि उसने कैसे अपने आप को चेंज किया। और मैं चाहता तो ऑल इंडिया रैंक 10 वाले को भी डीयू में ला सकता था आपके सामने, आपको बता सकता था कि वो कैसे एक्सपीरियंस हुआ। बट मैं चाहता था कि आप, बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो इस समय बहुत ज्यादा परेशान है कि उनका जैम में अच्छा रैंक नहीं है, तो उनको क्या करना चाहिए। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग आप विवेकानंद चौबे की पूरा एक्सपीरियंस सुनिए। हेलो एवरीवन, मैं विवेकानंद चौबे। मैं अभी डीयू से एमएससी कर रहा हूँ केमिस्ट्री में। मैं पिछली बार 2020 में एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था डीयू का। तो उसमें मेरा ऑल इंडिया रैंक 39 था। और मैं जैम का भी दिया था पिछली बार, मेरा ऑल इंडिया रैंक 1700 था। बहुत अच्छा तो नहीं था, लेकिन मैं कोशिश किया तो मैं 39 तक पहुंचा। मैं ये वीडियो ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत किसी को ये दिखाने के लिए है कि हाँ हम लोग मतलब मैं ठीक ठाक हूँ। मैं ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं 1700 से 39 तक पहुँचा। ठीक है, जो मैं उसमें प्लान करके चल रहा था, जो भी स्ट्रेटजी थी वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अभी अपने आप को आप देखिए कि मेरे से आप रैंक में कितना पीछे हैं। अगर आप 5 से 7 नंबर पीछे हैं तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है तो मतलब मैं 39 तक पहुँच सकता हूँ, तो आप मुझसे आगे जाने चाहिए या फिर मेरे बराबर आने चाहिए। ठीक है, अगर 39 रैंक आ जाएगा तो डीयू में सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। तो इस पर्पस से बनाया जा रहा है कि जो बच्चे ये कह रहे थे कि नहीं सर हमारी तो लाइफ बर्बाद हो चुकी है, मैं तो जैम में 1 साल ड्रॉप किया था, तो उन सब चीज़ों उन उन बच्चों के लिए ही बनाया जा रहा है। हम चाह मतलब मैं तो केशरवानी से ये भी कह रहा था कि हम लोग रैंक 1 को पकड़ के लाते हैं ना, रैंक 2 को पकड़ के लाते हैं या टॉप 10 रैंकर को उठा लेते हैं। अगर बनाना ही है वीडियो तो उनके लिए बनाया जाए, उनसे बनवाया जाए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके बच्चे बात मानेंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, तुम समझ नहीं रहे हो, इसमें ये करना है कि हमें बेहतरीन नहीं चाहिए, हमें बेहतर की तलाश है। जो लड़का जैम में अच्छा ना किया हो और वो डीयू और बीएचयू के पेपर में अच्छा कर रखा हो, हमें ऐसे बच्चे चाहिए। सो दैट कि बच्चे बाकी जो लड़के हैं जो अभी अभी जिनको ऐसा लग रहा है जो कि नहीं नहीं हमसे नहीं हो पाएगा या फिर हम लोग से कुछ नहीं हो सकता है और वो हार मान गए हैं, तो उनके लिए बेसिकली वीडियो बनाया जा रहा है। मैं क्या कैसे सोचा था, मतलब किस तरह से पूरा प्रिपेयर किया था, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैं क्या कह रहा था कि देखो, मेन रिज़ल्ट का कुछ, रिज़ल्ट से कोई लेना देना नहीं है। आप जो फोकस जिस पे करना है वो आप क्या करो कि बस ये सोचो कि मैं यहाँ से अच्छा करूँ, मतलब रोज़ दिन, या फिर ये कह लो कि जो भी मैं पढ़ रहा हूँ, जो भी मैं लिख रहा हूँ, हाँ इसके इसके बारे में सोचो। बहुत रिज़ल्ट जो है वो एक अलग चीज़ है। और रिज़ल्ट पे ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूँ कि रिज़ल्ट एकदम भूल ही जाओ। रिज़ल्ट ये हो सकता है कि आप सोचिए ज़रूर कि मैं यहाँ पहुँच जाऊँ, वहाँ पहुँच जाऊँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं या उस जगह पे आपको लगता है कि यार ये रिज़ल्ट ये ख़राब हो गया, मेरा रिज़ल्ट ख़राब हो गया, तो अब जो है मेरा कोशिश सब बेकार हो गया। कोशिश कभी बेकार नहीं जाती। अगर आप घिसे हुए हैं ना, तो आप कहीं ना कहीं सेट हो जाएंगे, इतना तो है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखो। और कुछ नहीं होता है, 1-2 एंट्रेंस तो ख़राब होनी ही चाहिए लाइफ अच्छे अगर बहुत बेहतर करना है तो। जो बच्चे आईआईटी जेईई का एग्ज़ाम देते हैं बहुत मन से देते हैं, और जिनका नहीं होता है ना वो आते हैं जैम में। ठीक है, और चलो 18 तक तो ये ऐसा ही चलता था। अभी 19, 20, 21 का जो पेपर थोड़ा ठीक ठाक आ रहा है, मतलब मेरे को लगता है कि लेवल बढ़ गया है।
तो होगा ऐसा, देखो सब कुछ तो फिक्स, सबका तो जैसे क्या है कि इतने पहले जो बच्चे आते थे वो मुझे लगता है कि 11 12 12 हज़ार बस बच्चे आते थे। अब जनसंख्या बढ़ गई है, अब हम लोग 20 पे पहुंच चुके हैं, 19,000 या 20,000 इस बार बच्चे अपीयर किए होंगे। सो उसका सीट थोड़ा बहुत बढ़ा, उस हिसाब से नहीं बचा, उस रेशियो में नहीं बढ़ा। तो इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं, सब कुछ फिक्स है, ठीक है। एक छोटा सा सुरंग है, उसमें सबको जाना है भैया, ठीक है, सबको आईआईटी जाना है, उसमें सीट फिक्स कर रखा है। तो सब तो नहीं जा पाएंगे ना, किसी किसी का सपना टूटेगा। हाँ ये बात है कि जो लड़का यहाँ से नहीं सीखता है ना, और ये सोचता है कि चलो ठीक है, अब हमारा नहीं हुआ है, अब आपको कोई लेना देना नहीं है इन लोग से, मेरा अलग ही रूट रहेगा, तो मुझे लगता है कि सब्जेक्ट से आप भाग नहीं सकते हैं। अगर आप सब्जेक्ट से भागते हैं तो फिर आप फील्ड छोड़ दीजिए, आप केमिस्ट्री मत पढ़िए, कुछ और कीजिए, और वो बेहतर है। मैं किसी को झूठ, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मतलब सब के सब मूव ऑन कर जाओ, अलग अलग टॉपिक सेलेक्ट कर लो, या फिर किसी और जैसे रेलवे वोलवे में चले जाओ। मैं कह रहा हूँ कि सीखने की कोशिश करो, ठीक है। जो गलती हुई है हुई है, अभी उसको एक्सेप्ट करो कि हाँ हमसे गलती हुआ है, हम हमारे कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है या फिर जो भी है, उसको कोशिश करो सुधारने के लिए, ठीक है। और इसे जो फालतू दिमाग में आ रहा है कि हम बहुत मेहनत किए थे, बहुत मेहनत तो बहुत लोगों ने किया था। कलाम सर भी बहुत मेहनत किए थे, एपीजे अब्दुल कलाम, उनको जाना था एनडीए में, नहीं जा पाए, क्या किया जाए। हाँ वो उस समय बैठे हुए थे, तो वो भी स्टोरी इंटरेस्टिंग है। टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए सही नहीं। बस ये सोच रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि हमेशा ये बात ध्यान रखना कि हमेशा आगे की ओर मूव करने की कोशिश करो। पीछे पलट करके और मेरे हिसाब से ड्रॉप आउट ले करके आप सोचेंगे कि हम वापस ट्राई कर लेंगे, कोई फ़ायदा नहीं है, बहुत कुछ नहीं मिलेगा। आप जितना सोच रहे हैं ड्रॉप आउट करने के बाद, अच्छा ये बताओ कि लास्ट के 15 दिन जो प्रेशर बन रहे थे एग्ज़ाम के समय में, मतलब आप पढ़ते थे और उससे ज़्यादा सोचते थे, रोने लगते थे कि यार क्या होने वाला है, डर बहुत बना रहता था। तो अगर ऐसा हो रहा था आपके साथ, तो वो प्रेशर वापस से हैंडल करोगे जब, और तुम्हारे साथ ड्रॉप आउट भी रहेगा, एक रहेगा कि मतलब मैं ड्रॉप आउट भी किया हूँ, तो वो जो प्रेशर बनता है वो बहुत भारी पड़ेगा। मेरे हिसाब से वो ठीक नहीं है आपके लिए। नेक्स्ट ईयर कैसा पेपर आएगा इसका कोई आइडिया नहीं है। मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो आप रिस्क ले रहे हैं वो एक तरफा है, उसमें सिर्फ एक डायरेक्शन में। मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर आप यहाँ पे कहीं कहीं एडमिशन ले लेते हैं और उसके बाद अगर आप रिस्क लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमेशा सेफ खेलो। 2 साल का कोर्स है, कुछ नहीं रखा है, 1 साल आप वेस्ट क्यों कर रहे हैं? 50% टाइम तो आप वेस्ट कर दे रहे हैं और कुछ नहीं मिल रहा है। वापस आपको गेट पे ही आना है, नेट पे ही आना है, और सारे बच्चे दे रहे हैं। वही आईआईटी का भी बच्चा देगा और वही सेंट्रल यूनिवर्सिटी के भी बच्चे देंगे और बाकी यूनिवर्सिटी के भी बच्चे देंगे। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। अगर पहले अटेम्प्ट में निकल गया था तो बहुत अच्छा था, नहीं निकला तो मेरे हिसाब से तो नहीं करना चाहिए ड्रॉप आउट। लेकिन फिर भी कुछ बच्चों का लगता है कि नहीं, हमें करना चाहिए ड्रॉप आउट और हम कर सकते हैं, तो बिल्कुल जाए, फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं जो भी जैम के लिए पढ़ा था उसके वापस से कॉपी निकाला, और उसके बाद शॉर्ट नोट्स बनाने शुरू किए। सारे जो भी चैप्टर थे उनके शॉर्ट नोट्स बनाते गया, ठीक है। उसके बाद मैं सारे पेपर, मतलब DU BHU JNU इन सब के पेपर लेकर के, JNU के मेरे पास 3 साल के थे, HCU के मेरे पास 10 साल के मिल गए थे, 11 से लेकर के 19 तक, शायद 10 से लेकर के 19 तक मिले थे, उसकी वेबसाइट पे ही मिल जाएगा आपको। और क्या बोलते हैं, BHU और DU का भी मुझे मिल गया था। तो ऐसे करके मैंने क्या किया था कि सबको चैप्टर वाइज बांट लिए थे, हर एक को, मतलब जो भी मेरे को जो जैसे भी समझ में आया, जितना भी मुझे लगा कि इस चैप्टर का क्वेश्चन है, तो उस हिसाब से मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर लिए। उसके बाद फिर पढ़ना शुरू किया नोट्स से पढ़ना शुरू किया, उसके साथ साथ शॉर्ट नोट्स बनाते गया। नोट्स का जो शॉर्ट नोट्स बनाया वो, मतलब आप जब एक चैप्टर है, अब आप आपने एक पूरा कॉपी भर रखा है कोऑर्डिनेशन के लिए, तो अभी पूरा कॉपी तो नहीं लास्ट टाइम में पढ़ा जा सकता है ना। तो कोऑर्डिनेशन में जो आपको ठीक लगता है, जिसको लगता है कि नहीं यार ये चीज़ है, ये बेसिक है, और ये मतलब जो चीज़ें आपको याद रहती है कोऑर्डिनेशन में उसकी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो चीज़ें आपको नहीं याद रहती है आप उसको उसमें लिखिए, शॉर्ट नोट्स में लिखिए। शॉर्ट नोट्स भी बनाने के लिए आपको क्या करना है कि सिंबल का यूज़ करना है, और क्या बोलते हैं, छोटे छोटे लिखना है, मतलब छोटे छोटे अक्षरों में लिखना है। उसके बाद फिर सिंबल बनाने हैं, डायग्राम बनाने हैं, और आप अपने लोकल लैंग्वेज में, जिस भी लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं उसको, उस लैंग्वेज में लिखिए कि क्या है ये, मतलब अगर मान लीजिए आइसो थर्मल सिस्टम है तो कैसा होगा, उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। तो ये जैसे भी आपको जो भी समझ में आता है वो आप वर्ड्स में लिखने की कोशिश कीजिए, और मिनिमम वर्ड्स में ख़त्म कीजिए। ये नहीं कि सेंटेंस बनाना शुरू कर देना, ये यहाँ से ऐसे ऐसे हो रहा है, पूरा प्रोसेस समझाने शुरू कर देना, वो शॉर्ट नोट्स नहीं कहलाएगा, ठीक है। शॉर्ट नोट्स का मतलब होता है कि शॉर्ट फॉर्म में आपको जितना हो सके हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करते हुए लिखते चले जाना है, ठीक है। एक पेज में
मतलब अगर देखा जाए तो एक पेज में मैं 30 ऐसे ऐसे पॉइंट्स लिख देता था, ठीक है, अपने टाइम में छोटा छोटा लिखता था, ज़्यादा बड़ा बड़ा लिखता नहीं था। तो ऐसे करके मैं लिखता चला गया। अभी क्या है कि ये तो सिर्फ नोट्स के थे, नोट्स के जितने भी मैं नोट्स पढ़ पाया उस समय 70-20% के आसपास जैम के सिलेबस के हिसाब से 70% था वो जैम के सिलेबस का, तो वो मैंने सबके शॉर्ट नोट्स बना दिए, ठीक है। उसके बाद अब क्वेश्चन सब सॉल्व करने बैठा, तो क्वेश्चन जो सॉल्व किया, अब पहले बार में जो जो मुझे लगा कि मतलब ये क्वेश्चन अभी मैं पढ़ा हूँ चैप्टर थर्मोडायनेमिक के, ये क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक का नहीं हुआ और ये आया हुआ है बीएचयू में या डीयू में या किसी भी एग्ज़ाम में, तो मैं क्या किया कि उस क्वेश्चन पे क्या कॉन्सेप्ट है और क्या फॉर्मूला है, क्योंकि डेरिवेशन से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं जो मैं देखा हूँ। तो उसमें फिर उसके बाद जो भी अगर मान लीजिए कोई एक्सप्रेशन पूछ रखा है कि ये इतना हो गया, ये हो गया, तो बताओ ये क्या होगा, तो इस तरह से के जो क्वेश्चन है तो उनके फिर मैंने लिखने शुरू किए, जो जो कंपटीशन में वहाँ से शॉर्ट नोट्स में उतारने शुरू किया और कोशिश किया जिससे उसके बाद से जितने भी मैं क्वेश्चन सॉल्व करता था ना, यही सोचता था कि ये पहले अटेम्प्ट में मेरे दिमाग में आया कि नहीं, ये क्लिक हुआ कि नहीं, नहीं हुआ तो ऐसा है कि फिर वापस जो है शॉर्ट नोट्स में उसको मेंशन करता था, उस पूरे पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को मेंशन करता था। हाँ, ये बात ध्यान रखना है कि एक कॉन्सेप्ट बार बार ना आए, मतलब कई बार रिपीट, अगर आपको क्लिक नहीं हो रहा है तो फिर क्या बोलते थे कि फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर क्लिक नहीं हो रहा है तो बार बार लिखते चले जाएं, वो बेकार है, ठीक है। एक बार लिख दिया उस पेपर में, बस हो गया। अच्छा, उसको पढ़ना कैसे वही बताऊंगा मैं। तो फिर मैं कह रहा था कि ऐसे करते हुए मैं पेपर सॉल्व करते हुए आगे बढ़ गया, ठीक है। तो मैं किया था डीयू का भी 4 साल का किया था, बीएचयू का भी 4 साल का किया था, और 3-4 साल का एचसीयू का किया था। जेएनयू का ज़्यादा क्वेश्चन आता नहीं था उस समय, 18, 19, 17 था, तो 18, 19, 17 यही 3 का पेपर था मेरे पास। उसमें 25-25 क्वेश्चन दे रखा है। जेएनयू की सबसे खास बात ये है कि उसमें 5 ऑप्शन रहते हैं, 4 ऑप्शन नहीं रहते हैं, और कुछ कुछ में नेगेटिव मार्किंग भी था, कुछ में नहीं था। जैसे मैं पिछली बार जब 2020 में दिया था ना, तो उस केस में क्या हुआ था कि ये लोग नेगेटिव मार्किंग नहीं रखे थे, लेकिन उसमें 5 ऑप्शन थे। सो पेपर उसका बहुत अच्छा था, मतलब क्वालिटी थी उसकी अच्छी थी। तो मैं ये कह रहा था कि ऐसे करके सबको मैंने डिस्ट्रीब्यूट करके और सॉल्व करने शुरू किया। जो जो नहीं आया उस तरह से मैं शॉर्ट नोट्स में डालते गया, और उसके बाद से मतलब अब मार्च में शुरू किया था मैं, मुझे जहाँ तक याद है, और मार्च, अप्रैल, मई, जून, तो इन 4 महीनों में मैंने जितने भी क्वेश्चन देखे या जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए, सब में को शॉर्ट नोट्स में ऐड करते गया। अब बचा ये था कि ऐसे करने के बाद फिर ना लॉकडाउन वॉकडाउन हो गया, तो फिर पढ़ाई वढ़ाई जो है वो थोड़ा सा कम हो गया, क्योंकि अब तो डेट तो आगे एक्सटेंड होना ही था। तो बीएचयू का जो है डेट काफ़ी एक्सटेंड हो गया था। तो एक बार उन्होंने डेट निकाला तो मैं थोड़ा बहुत पढ़ने शुरू किया। उसके बाद फिर क्या हुआ कि ये लोग बोले कि नहीं, कोरोना है तो भाई इसमें एग्ज़ाम नहीं होगा। तो फिर मैं बोला चलो ठीक है, फिर पबजी वबजी खेलने लगा, तो काफ़ी समय उसमें चला गया। तो फिर जब लास्ट में फिर बीएचयू वालों ने डेट निकाला, इस बार मुझे आ गया कि मतलब ऐसा है कि ये फिर से डेट बढ़ेगा, तो क्या ही पढ़ना है, टेंशन मतलब पबजी खेलो। तो दिन भर पबजी खेलो तो रात भर पबजी खेलो। तो उसके बीच में ये हुआ था कि थोड़ा बहुत ऑर्गेनिक में जैसे थोड़ा बहुत मैं क्लेडिन पढ़ता था उस समय। जब अब पबजी खेलो ठीक है, 5 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए, यार मोबाइल डिस्चार्ज हो गया, अब क्या करोगे। तो मोबाइल डिस्चार्ज हो गया तो लगा उसको, मोबाइल चार्ज में लगा करके उसके बाद थोड़ा बहुत क्लेडिन पढ़ता था। तो ऐसे करके फिर बीएचयू का आ गया डेट, तो मुझे लगा कि ये पोस्टपोन होना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ, वो उन्होंने एग्ज़ाम करा दिया। तो जब 4-5 दिन बचा तो फिर मैंने जो भी शॉर्ट नोट्स बनाए थे उसके उसके ही क्वेश्चन थोड़े बहुत मतलब देख करके गया था मैं। पर बोलते हैं ना कि आप रिवीजन नहीं किए हैं, अगर आप शॉर्ट नोट्स भी बना रहे हैं तो उसके लिए भी क्या होगा कि जैसे आपने जो भी अभी चैप्टर पढ़े और चैप्टर के शॉर्ट नोट्स में ऐड कर दिए, इस तरह से ऐड कर दिए, अब क्वेश्चन जो आप सॉल्व किए उसके भी शॉर्ट नोट्स में ऐड कर दिए। लेकिन ये ऐड करने से सिर्फ नेक्स्ट चैप्टर पे मूव कर जाना और वो आगे शॉर्ट नोट्स में मेंशन कर देना, ये ऐसे नहीं होता है। अगर आपने एक पर्टिकुलर चैप्टर को शॉर्ट नोट्स में ऐड किया और उसके बाद फिर वापस से जब आप सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, और उसमें के जो क्वेश्चन आपको नहीं बन रहे हैं वो शॉर्ट नोट्स में ऐड किया, तो उसके बाद उसको एक बार अच्छे से पूरा शुरू से पढ़ भी तो लो। शॉर्ट नोट्स जो बनाए हो वो वाकई तुम्हारे दिमाग में एक बार इस इमेज बन रहा है कि नहीं बन रहा है। क्योंकि फिर अगर ऐसा नहीं करोगे आप और आप सोचोगे कि लास्ट में, तो आपको शॉर्ट नोट समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि वो सिंबल फॉर्म में है, वो उसमें डायग्राम बने हुए हैं, पर वो क्या कहना चाहते हैं वो एक बार आपको डायग्राम अपने ब्रेन में, तो ये मतलब ब्रेन में भी डायग्राम बनना चाहिए ना उसको देख करके। तो इस तरह का अगर कोई इमेज नहीं बनता है तो फिर बेकार है, शॉर्ट नोट्स भी बेकार हो जाएगा और वो भी हो जाएगा। और इसीलिए इनके साथ नुकसान यही होता है कि मतलब जैसे आप सब कुछ तो लिखे नहीं होते हैं उसमें, तो आपको सारी चीज़ तो याद रहेंगे नहीं। तो एक बार क्या करना है कि आप जब शॉर्ट नोट्स बना लेना और सारे क्वेश्चन सॉल्व करके फिर वापस से एक बार शॉर्ट नोट्स को पढ़ लेना,
बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। अगर लग भी रहा है तो ये समझना कि जितना ज़्यादा अभी टाइम दे रहे हो ना, लास्ट में रिवीजन में उतनी तकलीफ नहीं होगी, ठीक है। और मेन कोशिश करो कि बहुत कुछ ना सीखा जाए, जो चीज़ें तुमने सीख रखी है उसको ही अच्छा करने की कोशिश करो। जब देखो ऐसा है कि नए चैप्टर्स ऐड करके और सोचेंगे कि पढ़ करके पढ़ लिया जाए और क्या बोलते हैं इससे हमारा बहुत एंट्रेंस निकल जाएगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि एंट्रेंस पूरा रिवीजन का गेम होता है, कितना रिवीजन जानते हैं और कितना कॉन्सेप्ट जानते हैं, ठीक है। एक एकेडमी में खेलना मतलब उसमें एकेडमी में अगर आप परफॉर्म कर रहे हैं तो वो अलग चीज़ हो जाता है, और एंट्रेंस में अलग चीज़ हो जाता है। आप इन दोनों के बीच में क्या बोलते हैं सामंजस्य बैठाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो मैं जितना समझ पाया तो उसमें मैं यही बता रहा हूँ कि आप कुछ मत कीजिए, आप बस जो शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं वापस से उसको एक बार रिवीजन करके फिर नेक्स्ट चैप्टर पे जाना चाहते हैं तो जाइए, ठीक है। और फिर उसके लिए भी, और वो शॉर्ट नोट्स कैसे बनेंगे, A4 पेपर में क्या बोलते हैं वाइट वाले पेपर में बनाने शुरू करना, और ऐसे करके 30 पॉइंट वाइज दिखना, तो मतलब जो जितना हो पाए। तो मेरे में 30 पॉइंट होते थे, छोटे छोटे लिखता था मैं, तो ऐसे करके बनाता था मैं। अब ये हो गया, अब क्या करना था, हाँ ऐसे करके मैं सारे को चैप्टर वाइज करता गया और शॉर्ट नोट्स में डालता गया। लास्ट के ये जब BHU का फिर पेपर देने गया तो BHU का पेपर तो ख़राब होना ही था, क्योंकि उसमें बहुत अच्छा रिवीजन हो नहीं पाया था। तो 300 रैंक आए थे मेरे, ऑल इंडिया रैंक। तो उसके बाद फिर वो तो अब होने से रहा, तो उसके बाद फिर टाइम दिया गया था। BHU और DU के बीच में जो गैप था वो मुझे 15 दिन का मिला था। तो उसके बाद फिर मैं उसी शॉर्ट नोट्स को बढ़िया से हर रोज़ सुबह उठ करके, सुबह से लेकर के शाम तक पूरे टाइम शॉर्ट को ही पढ़ता था, चैप्टर वाइज जो भी जैसे जैसे समझ में आया उस हिसाब से। और मुझे लगता है कि 3-4 दिन में मैं ऑर्गेनिक, फिज़िकल, इनऑर्गेनिक 3 दिन में ये तीनों कर लिया करता था, ठीक है। जैसे फिज़िकल के लिए 2 या 3 दिन लगते थे, ऐसे इनऑर्गेनिक के लिए। तो ऐसे करके मैं किया था, लेकिन उस समय मैं सिर्फ शाम तक नहीं पढ़ता था, मेरे अंदर ये आ गया था कि नहीं यार ये निकाल लेना है, बहुत बेइज्जती हुई है अपनी उसको संभालना है। तो मतलब कुल मिलाकर के जो एग्ज़ाम में मुझे लगता है कि ये था कि जैसे क्या है ना कि कॉलेज वॉलेज में मेरे साथ जो उस समय हुआ था, तो मैं क्या किया था कि कॉलेज में एक भी बन गया था कि नहीं ये लड़का निकाल सकता है, वो हुआ नहीं, ठीक है। उसमें मेरा निकला नहीं, बहुत अच्छा आया नहीं, निकला तो है खैर, लेकिन IIT वाईटी तो मिला नहीं, NIT भी ढंग का नहीं मिला। तो ये लग गया था कि यार ये अभी भी ना निकाले ना तो सब बहुत मजाक उड़ाएंगे मेरा, ठीक है। तो उसकी वजह से, और ऐसा कुछ नहीं था कि मतलब मेरा शुरू से ही BHU DU एम रहा, लेकिन अभी सिचुएशन जो थी उस हिसाब से मेरे को एडजस्ट करना था और बताना था कि नहीं मेरा बेकार नहीं गया पढ़ाई लिखाई। तो उस चीज़ को प्रूफ करने के लिए मैंने ये किया था। फिर वापस से फिर जब मैं शाम तक नहीं, मतलब मैं रात के कुछ 10-12 बजे तक कोशिश करता था कि उसको रट्टा मारा जाए, जो भी बस सिर्फ शॉर्ट नोट्स, ऐसा नहीं है कि अब कुछ और एक्स्ट्रा, जो भी बाहर से जो भी क्वेश्चन मैं अप्रोच करता था, अगर वो नहीं होता था या एक अटेम्प्ट में मेरे से गलती हो गया तो मैं उसको हमेशा शॉर्ट नोट्स में डाल देता था। जितना हो सकता था शॉर्ट नोट्स को ऐसा बनाना था कि जिसको पढ़ने के बाद कॉन्फिडेंस आ सके, तो उसमें पूरी जान डाल दिया था मैं, और उसको ही पढ़ने की कोशिश करता था। 3 या 4 बार रिवीजन किया था, उसके बाद पेपर देने गया। फिर देखो, फिर DU भी अच्छा गया, उसके बाद फिर SU दिया, वो भी ठीक ठाक गया। JNU दिया, वो भी ठीक ठाक गया। JNU में मेरा ऑल इंडिया रैंक 59 था, जिसमें सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, DU वालों में सिलेक्शन हो गया, DU में मेरा सिलेक्शन हो गया था, SU में सिलेक्शन हो गया था, उसमें नहीं हुआ। सीट कम है भाई, सिंपल सा समझने का ये है। देखो ऐसा है कि आप अच्छा भी कर सकते हैं, बुरा भी कर सकते हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि आप तो कोशिश, यहाँ से तो कोशिश करो ना तुम। मतलब अच्छा हो सकता है, बुरा हो सकता है, रिजल्ट कभी भी तय मत करो। रिजल्ट से कुछ भी तय नहीं होता है, रिजल्ट से बस ये हो सकता है कि तुम बहुत इफेक्टिव कोशिश नहीं किया, और कुछ नहीं। आप कोशिश के लिए ही अपने मेन फोकस करो, और ये कोशिश करो कि मतलब उसको ही एनालाइज किया जा सके। आप कोशिश करके उसको सॉल्व करने, उससे कुछ सीखने की कोशिश करो। सीखने को मिला, कोई मैकेनिज़्म मुझे उतना अच्छे से नहीं आते थे, अप्रोच नहीं मालूम था, किसी भी प्रॉब्लम को देखो तो एसिडिक हाइड्रोजन सेलेक्ट करो और फिर क्या बोलते हो वहाँ से वो करो। तो बहुत सारे क्वेश्चन में मुझे लगता था कि यार ये ऐसा ही क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। तो वो क्लेडन में पढ़ने लगा तो मुझे थोड़ा सा आइडिया मिलने लगा। सो अभी आपके पास पूरा टाइम है, मुझे लग रहा है कि अभी आपके पास 3 या 4 महीने हैं। तो प्रीवियस ईयर सॉल्व तो करिए ही, लेकिन उसके साथ ना अगर हो सके तो क्लेडन पढ़िए। यहाँ पे मतलब ये है कि क्लेडन भी कैसे पढ़ना है आपको। आप अगर आप लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ सकते, आपके पास उतना टाइम नहीं है, तो फिर उसके लिए फिर आप क्या कीजिए कि
उसके लिए फिर आपको क्या करना होगा कि जो मतलब आप चैप्टर वाइज देखते जाइए, उसमें मैकेनिज़्म ड्रॉ कर रखा है, ठीक है। फिर पहले तो आप देख लीजिए ये है और ये मिला करके ये बनाना है, ठीक है, या ये बन रहा है, या फिर मेन आप अपना अप्रोच लगाने की कोशिश कीजिए। फिर जहाँ लगता है आपको कि नहीं मुझे जो अप्रोच लग रहा था उससे क्लेडन में ये लिख रखा है, ठीक है, तो आप अब कोशिश कीजिए कि मतलब क्या गलती रह गई वो देखा जा सके, ठीक है। पहले तो आप अपने से कोशिश कीजिए, जो आपको आता है उल्टा पुल्टा जैसा भी, जो भी आप गलत सही लिख पाते हैं वो लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। पहली बात तो ये मत सोचो, जब भी मैं अपने टाइम में जो गलती करता था, मुझे लगता था ना कि जैसे क्या है कि मैं एक चैप्टर पढ़ लिया अभी GOC, अब मैं किसी कोचिंग मटेरियल से या फिर क्या बोलते हैं जो भी नोट्स बना रखे थे, जहाँ जहाँ से जो जो मिला थोड़ा बहुत बुक से ऐसे ऐसे करके, जो टीचरों ने पढ़ा रखा, मतलब जो मेरे फैकल्टी ने पढ़ा रखा था, वो थोड़ा बहुत आइडिया लेकर के, तो अब मुझे लगता है मैं GOC अगर मैं पढ़ लिया हूँ उस अपने नोट से, तो मुझे लगता है मैं पूरा बना लूँगा, मतलब दुनिया के जितने भी GOC क्वेश्चन सारे बना लूँगा। ये कैसे पॉसिबल है एक अटेम्प्ट में? आप ये सोच रहे हैं कि ठीक है आप थ्योरी पढ़ लिए, तो आप जब क्या बोलते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगे तो आप सारा बना लेंगे। तो ये एक चीज़ मेरे दिमाग में उस समय गलत हो गया, मतलब बैठ गई थी ये चीज़, मुझे लगता था कि मेरे को सारा बना लेना चाहिए, और जब नहीं बना पाता था मैं, तो मैं निराश हो जाता था कि नहीं यार ये नहीं बना। सो थोड़ा सा मुझे लगता है कि इस पे इतना मुझे जोर ना दे करके मुझे ये सोचना चाहिए था कि अगर 20 क्वेश्चन बन रहा, जिसमें से 20 क्वेश्चन मैं पूरा सॉल्व कर पा रहा हूँ, उसमें से मेरे अगर 10 सही हो रहे हैं, 10 गलत हो रहे हैं, तो उस 10 के बारे में सोच करके, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं रखना है, मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने से मतलब नहीं है, आप जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं क्या उसको देख पा रहे हैं, क्या उससे सीख पा रहे हैं। मेन ये है कि आप जो गलती कर रहे हैं ना उसको सही करने की कोशिश कीजिए, कुछ नया सीखने की कोशिश मत कीजिए। मेन जो आपने सीख रखा है उसमें क्या गलती है उसको सोचो। जो पूरा बिल्कुल मतलब अभी आप सोचते हैं कि यार हमने ये चैप्टर पढ़ा नहीं, तो वो चैप्टर नहीं पढ़ा वो तो ठीक है, लेकिन अगर आपने जो चैप्टर पढ़ रखा है उसमें से आपकी गलतियाँ नहीं होनी चाहिए, उसको अगर कम किया जाए तो मुझे लगता है कि ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो वो वहाँ से मैं सीखा, फिर बाद में उसको सही किया। बहुत कुछ जो अभी भी मुझे बहुत कुछ नहीं आता है, अभी मुझे लगता है कि यार ये ऐसे नहीं, ऐसे ड्रॉ होना चाहिए था, पर अब थोड़ा आइडिया लग गया है कि चलो ठीक है। तो बहुत अच्छा तो नहीं हुआ हूँ, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ मैं भी, तो मैं तुमको भी इसलिए बोल रहा हूँ कोशिश करो। तो फिर उसके बाद फिर वहाँ से मैं थोड़ा सा क्या बोलते हैं कि क्वेश्चन अप्रोच करने के लिए मतलब मैं थोड़ा ठीक ठाक हुआ। तो फिर मैं ये कह रहा था कि और DU का जो ऑर्गेनिक वाला हिस्सा आता है वो आप गेट का जब पेपर देखेंगे तो उससे मतलब मैं देखा हूँ कुछ क्वेश्चन, जहाँ सारे क्वेश्चन तो नहीं, लेकिन 40-50% क्वेश्चन जो है ऑर्गेनिक के, वो गेट से डायरेक्टली उठा करके पूछ देता है प्रीवियस ईयर के। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अपने कॉन्सेप्ट को कोशिश करो कि अच्छा हो, ठीक है, और प्रॉब्लम सॉल्व करो, चैप्टर पढ़ो, प्रॉब्लम सॉल्व करो। सारे क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे उस पूरे चैप्टर से, कोई बात नहीं, तुमको बहुत बेस्ट नहीं करना, तुमको क्या करना है कि 60% अपने आप को कवर कराओ, 70% कोशिश करो कि जितने भी हो। आज अभी तुम सॉल्व कर रहे हो, 20 क्वेश्चन सॉल्व किया, उसमें से तुम्हारा 3 या 4 क्वेश्चन सही हो रहा है तो भी कोई बात नहीं। मेन है अपने आप को धीरे धीरे बढ़ाना। अब आप ये सोचेंगे कि मेरे को टॉपर से सीधे सीधे ये करना, कंपटीशन तो एक ऐसा भी लड़का बैठेगा जिसका सारा GOC सही होगा, ठीक है कोई बात नहीं। तो मेन अपने आप को बढ़ाने पे फोकस करो, ये मत सोचो कि जो सामने वाला लड़का है या फिर जो कंपटीशन में मेरा नहीं निकल पा रहा है क्योंकि मुझे क्या बोलते हैं ये नहीं कंप्लीट हो पा रहा है, वो मतलब ब्लेम मत करो बेसिकली। अपने स्ट्रेटजी को बनाओ, जो बना पा रहे हो, जैसे भी जो अप्लाई कर रहे हो करो, ठीक है। उसके बाद फिर उसमें सुधार कर, जो भी तुम्हें लगता है कि मतलब बेसिकली आपने हर एक जो जो भी तुम कोशिश कर रहे हो उसमें हर एक चीज़ को देखो, एनालाइज करो कि जो गलतियां हो रही हैं उसको सही कैसे किया जाए। बेसिकली आप सही करने में फोकस करो, बहुत आगे पढ़ने की कोशिश मत करो कि मतलब ये भी पढ़ लेना है वो भी पढ़ लेना, कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। जैम में तुम्हारे साथ यही हुआ है आप बहुत कुछ कोशिश कर रहे हैं, कवर करने की कोशिश की है, बहुत कुछ कवर नहीं किया जा सकता है ना। आपको जो आता है धीरे धीरे सीखा जा सकता है, ठीक है, ऐड किया जा सकता है। आप जो कर रहे हैं वो कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, और कभी भी मैं जो समझता हूँ कि पढ़ाई में आप ढक नहीं सकते किसी चीज़ को, और जो कॉन्सेप्ट आपका ढीला है वो पक्का ही पूछा जाएगा तो मतलब बाद में वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आपके लिए। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि धीरे धीरे जो भी चीज़ें हैं उनको देखो, जो गलतियाँ हुई हैं। सो थैंक यू सो मच कि आप लोग में अपने इतनी देर से अपना कीमती समय मुझे दे रहे थे, सुन रहे थे। मैं किसी काम में अगर आ जाऊँ तो मुझे